हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ। वेलकम बैक टू माय क्लास 11th का बायोलॉजी का चैनल। हमने सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। थर्ड लेक्चर देख रहे हैं जहां पर किंगडम मोनेरा को फाड़ के अंदर घुस के देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का। बाय द वे, हमारा लाइव जो बैच है उड़ान 3.0 वो भी चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है जिसके ऊपर इंक्वायरी करनी है, कुछ भी डाउट है बैच के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, तो हमने 5 किंगडम्स के बारे में सुना है। RH बिटाकर का जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सब कुछ यहाँ पे आता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, हम आज देख रहे हैं किंगडम मोनेरा। मोनेरा में कौन आता है? एक तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और यूनिसेल्यूलर। इधर कोई भी यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्यूलर यहां पर आने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर क्या आ रहा है? मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, एक तो ये लोग के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा, मतलब न्यूक्लियस जैसा कुछ है ही नहीं। इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल वो सीधा सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर, ये क्या है बेटा? ये साइटोप्लाज्म है। इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सीधा सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट होता है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस जैसा कोई भी स्ट्रक्चर होता नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग, क्या इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी ऐसा कुछ भी है? नहीं, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। मतलब आप अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया को इमेजिन करो तो मुझे बताओ, क्या इसके पास कुछ मेम्ब्रेन है, कुछ कवरिंग है? अगर आप एक क्लोरोप्लास्ट को इमेजिन करो तो मुझे बताओ, क्या क्लोरोप्लास्ट के पास एक कवरिंग है? यहां पर ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता। जो कुछ भी रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है बेटा, दो बातें याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिर दे आर ओमनी प्रेजेंट, ये आपको दुनिया में हर जगह पे मिलेंगे। ऐसी ऐसी जगहों में भी मिलेंगे जहां दूसरे ऑर्गेनिज्म होते भी नहीं है, जाते भी नहीं है, जिंदा भी नहीं रह सकते, वहां पर भी आपको ये मिलेंगे। ठीक है, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट विच आर नॉट जनरली इनहेबिटेड बाय अदर लिविंग बींग्स। जहां दूसरे लोग जाते भी नहीं है, जिंदा भी नहीं रह सकते, वहां पर भी आपको ये लोग मिलेंगे, मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, फ्यू ऑफ देम, ठीक है, फ्यू ऑफ देम आर फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब क्या? लाइट। मतलब किंगडम मोनेरा में ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फोटोट्रॉफिक है, लाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। अभी ध्यान से सुनना, कीमो ऑटोट्रोफ, इसका क्या मतलब है? फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब समझ में आया? फोटो मतलब लाइट, लाइट को यूज करके, लाइट के एनर्जी को यूज करके खाना बनाना, ये होता है फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या होगा? केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या कुछ दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं बेसिकली, उनको यूज करके, केमिकल्स के अंदर की एनर्जी, केमिकल एनर्जी को यूज करके ये लोग अपना खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक है, कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, केमिकल एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं। ऐसे भी कुछ यहां पे आपको मिल जाएंगे। एंड मेजॉरिटी, ध्यान से सुनना, मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रोफिक इन नेचर। हेट्रोट्रोफिक मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए। अब हेट्रोट्रोफिक में भी दो बातें हो सकती हैं। हेट्रोट्रोफिक में भी दो बातें हो सकती हैं, या तो वो पैथोजेनिक होगा या तो बेनिफिशियल होगा। व्हाट इज पैथोजेनिक? पैथोजेनिक मतलब डिजीज, डिजीज कॉजिंग। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आपको, आप बीमार पड़ते हो, बैक्टीरिया आपके अंदर आता है, आपके अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, आपको बीमार करता है, तो ये हो गया पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो डिजीज कॉज कर रहा है। एंड कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, वहां पर हमने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत सारे माइक्रोब्स के नाम पढ़े थे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो योगर्ट बनाने के लिए हमने पढ़ा था लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। फिर हमने चीज मेकिंग में भी पढ़ा था लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, क्रेमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। फिर हमने प्रोबायोटिक्स में पढ़ा था
प्रोबायोटिक्स पढ़े थे, हमने सोया सॉस पढ़ा, सोया सॉस, हमने विनेगर प्रोडक्शन पढ़ा था, बेवरेजेस का प्रोडक्शन पढ़ा था, ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था हमने। तो ये सारे गुड बैक्टीरिया या फिर गुड ऑर्गेनिजम्स हैं, बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो सो फार एक बेसिक ओवरव्यू आपको मोनेरा का समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हो क्या रहा है। चलो अभी एक इन जनरल एक प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है या फिर एक बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है वो आपको यहां पर बताऊंगा। मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करना, एक मेरा थोबाड़ देखते मत बैठो, एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो साथ में, एंड जो मैं बता रहा हूं वो ड्रॉ करना। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लेयर बनाते हैं। एक लेयर नंबर 1 आपको बाहर दिख रहा है, लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3। थर्ड वाले लेयर में आपको कुछ फोल्डिंग भी दिखाई देगा, यहाँ पे इनवर्ड फोल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, यहां पे नीचे फोल्डिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, पॉज करो, ड्रॉ करो, डन। 3 लेयर हमने बनाया। अभी सबसे बाहर का जो लेयर है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान से सुनना, ग्लाइको मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कैलिक्स मतलब क्या, आउटर। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बाहर का लेयर है, आउटर लेयर विच इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब यहां पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड है, कड़क लेयर है, तो इसको हम कैप्सूल बोलेंगे, या फिर ये थोड़ा लूज हो सकता है, थोड़ा शेम्बुड जैसा हो सकता है थोड़ा, तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, अगर वो लूज लेयर है, थोड़ा सॉफ्ट लेयर है। ठीक है, स्टिकी। चलो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, किस चीज का बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बनता है। कैलिक्स मतलब आउटर। अंदर का लेयर है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की बात करूंगा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से। अब यहां पर भी इसको मैं डिवाइड करता हूं इनटू 2 पार्ट्स। पेप्टिडो का मतलब होता है अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, और ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड इनका कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसका एक और नाम है म्यूरिन, ये हमें याद रखना है। पेप्टिडोग्लाइकन इसका एक और नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। ठीक है, सेल वॉल कंप्लीट हो गया। चलो फिर इसके अंदर का लेयर, सबसे अंदर का लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, एंड ये सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो जैसा हमारा यूकैरियोटिक सेल है, जैसा यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसा ही सेल मेम्ब्रेन आपको इधर भी मिलता है। ठीक है, यहां पे लिखूंगा सेम एज यूकैरियोट्स, समझ सकते हो आप, सेम एज यूकैरियोट्स। सेल मेम्ब्रेन किसका बनता है, फॉस्फोलिपिड्स, साथ में प्रोटीन्स भी होते हैं, कोई बात नहीं, प्रोटीन्स भी होते हैं। 3 बात समझ में आ गया। तो ये तीनों मिलके कौन कौन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं सेल एनवलोप। क्या बोलते हैं इसको, सेल एनवलोप, सेल का कवरिंग एक तरीके से। ठीक है, तीनों मिलकर बनाते हैं सेल एनवलोप। चलो सो फार सो गुड, सो फार सो क्लियर। आई होप यहां पे अभी तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं ताकि जगह बन पाए, और भी चीजें आएंगी अभी। चलो अब यहां पर मैं कुछ शेपुट जैसा बनाया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, थिन स्ट्रक्चर, ये है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला एक तो कहां से आती है, कैन यू सी, सेल वॉल से आ रही है। ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है फ्लैजिला कहां से निकल रही है, सेल वॉल से निकल रही है। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, और फ्लैजिला का काम क्या होता है, इट इज फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट करने के लिए। ऐसे 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 घूमती है, ऐसे 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 घूमते रहती है। ठीक है, एंड इसके वजह से हमारा बैक्टीरिया क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। अब ये फ्लैजिला क्या सारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, नहीं। 2 प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो मोटाइल का मतलब क्या है, जिनके अंदर लोकोमोशन दिखता है, उनके अंदर फ्लैजिला इज प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे लिखता हूं मैं, प्लस बनाता हूं और एंटी, प्रेजेंट। नॉन मोटाइल में फ्लैजिला एब्सेंट, एब्सेंट कैसे लिखते हैं, माइनस और एंटी, फ्लैजिला, फ्लैजिला।
ठीक है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, दो प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं। फ्लैजेला प्रेजेंट है, फ्लैजेला एब्सेंट है। चलो, फ्लैजेला क्या करती है, लोकोमोशन का काम करती है। फिर मैं आपको यहां पर कुछ और एक्सटेंशन भी दिखा रहा हूं। ऊपर देखो, कैन यू सी, यहां पे ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशंस पूरे हमारे बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस क्या हैं, इनका नाम है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए का काम होता है कहीं पे अटैच होना। फॉर एग्जाम्पल ये कहीं पे पत्थर में है, मतलब कहीं पे आपको सॉइल में पत्थर वगैरह पे मिल रहा है, या फिर आपके बॉडी के अंदर भी कहीं पे है। इसको अगर कहीं पे चिपकना है किसी टारगेट के ऊपर, तो ये फिम्ब्रिए उसको अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो इनका काम देखो लिखा हुआ है क्लिंगिंग। क्लिंगिंग मतलब क्या, अटैच करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, फिम्ब्रिए समझ में आ गया। एक और एक्सटेंशन आपको बताऊंगा, ये भी सेल वॉल से ही निकलता है। देखो, फिम्ब्रिए भी सेल वॉल से आ रहा है, और ये एक और एक्सटेंशन आपको दिखा रहा हूं, ये भी सेल वॉल से ही निकलता है। इसको बोलते हैं पिली। पिली बोल सकते हो या पाइलाई बोल सकते हो। एंड देखो, ये पीली जो है ना, इट इज अ प्लूरल टर्म। अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम बोलेंगे पीली, लेकिन अगर एक ही है तो उसको मैं बोलूंगा पाइलस। सिंगुलर रहेगा तो पाइलस, ठीक है। और इसका काम क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करने वाला है। क्या है, कैसे हेल्प करेगा वो आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। चलो, इधर इतना याद रखो, पाइलस क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, पीली क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है। चलो, सो फार सो गुड। कॉन्जुगेशन का काम करेगा, एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे देखेंगे अपन। अच्छा, बाहर बाहर का सब हो गया, अभी अपन अंदर अंदर घुसते हैं। चलो, तो अभी लेट्स टॉक अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, पहली बात तो मुझे बताओ, क्या आपको ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है? मतलब डीएनए ऐसा होता है ना, ऐसा आपको यहां पे ये डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, इज इट सर्क्यूलर, इज इट क्लोज्ड? मतलब अगर मैं इसका सर्कल बनाऊं तो उसके दोनों एंड ज्वाइंट है, तो इट इज सर्क्यूलर, इट इज क्लोज्ड, एंड इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। एक ही है, सिंगल है, सर्क्यूलर है मतलब गोल है, क्लोज्ड है दोनों तरफ से, एंड इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बनता है, एक ही होता है, सिंगल सर्क्यूलर क्लोज्ड क्रोमोसोम, इतना अपन याद रख सकते हैं। ये होता है जेनेटिक मटेरियल अपना। अभी देखो, ये जो एरिया है जहां पर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मुझे एक बात बताओ, यूकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस एरिया है ना, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, बराबर है। तो वैसे ही जहां पर हमारा ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसको मैं क्रोमोसोम बोलूंगा, ठीक है। अभी जहां पर हमारा ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो एरिया, ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा रीजियन है, इसको मैं बोलता हूं न्यूक्लियोइड। दिस रीजियन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। जहां पर और भी राइबोसोम्स होंगे, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का काम हो रहा है, जहां पर ट्रांसलेशन का काम हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जहां पर बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, तो वो जो रीजियन है, समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्रोमोसोम को न्यूक्लियोइड नहीं बोलते। द रीजियन, द एरिया where the chromosome is present is called as nucleoid. Is this very clear? चलो, एरिया समझ में आ गया आपको, न्यूक्लियोइड समझ में आ गया। चलो, ये तो आपका मेन क्रोमोसोम है, ठीक है। जो भी बैक्टीरियल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो ये है क्रोमोसोम। इसके अलावा एक और छोटा सा डीएनए होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड होते हैं, एंड सर्क्यूलर होता है, छोटा सा होता है, ठीक है, प्लाज्मिड बोलते हैं इसको। हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला है, ध्यान से सुनना, क्या बोला है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब ये मेन क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा है। प्लाज्मिड होना कंपलसरी नहीं है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन प्लाज्मिड के होने से कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स हमारे बैक्टीरिया को मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा, एक तरीके से सर्वाइवल में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर है तो वो एडिशनल कैरेक्टर्स देगा, हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देगा फॉर एग्जाम्पल, और भी चीजें करता है, ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड। चलो यहां तक समझ में आ गई बात। अब आपको ऊपर ये जो फोल्डिंग दिख रहा है, ये जो हमने फोल्डिंग दिखाया, सेल मेम्ब्रेन का ही इनवर्ड फोल्डिंग हुआ है, इसको बोलते हैं मेसोसोम। वहां पर आपको कुछ छोटे छोटे डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो सर्कल्स मैंने बना के रखे हैं। कैन यू सी दैट? मेसोसोम का बहुत सारा काम है, सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। नंबर 2 रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं उसके पास। तो जैसे हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, वैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ नहीं है, बराबर। तो ये बस सेल मेम्ब्रेन का एक इनवर्ड फोल्डिंग हुआ है, वहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो यहां पर रेस्पिरेशन का भी काम होगा। नंबर 3 डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेगा। जब मुझे बताओ ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, तो डीएनए का कॉपी बनाना पड़ेगा, बराबर। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी मेसोसोम हेल्प करता है। तो ये सारे काम हमारा मेसोसोम करेगा। उसी तरह से नीचे आपको एक और फोल्डिंग दिख रही है जिसके अंदर कुछ ग्रीन कलर का मटेरियल है, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। अब ये क्रोमैटोफोर सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाकी हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, उनके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब बेसिकली क्लोरोफिल मिलेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। चलो यहां तक बात समझ में आई। अब इसके अलावा आपको एक एडिशनल लास्ट चीज बता के जाऊंगा। यहां पर आपको कुछ कुछ जगह पे ऐसे राइबोसोम्स भी मिलेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। एक छोटा सब यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट, और एक बड़ा सब यूनिट होता है, ठीक है। अब देखो जो छोटा सब यूनिट है ना, वो होता है 30S। ये S का क्या मतलब है आपको बताऊंगा मैं, रुको। और बड़ा जो होता है वो होता है 50S। S मतलब क्या, स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है S मतलब, स्वेडबर्ग यूनिट। सेडिमेंटेशन रेट बताता है। ये आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, ये हम आगे जब सेल चैप्टर देखेंगे, जब राइबोसोम्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में देखेंगे कि स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, ठीक है। और एक और बात बताऊंगा, 2 सब यूनिट समझ में आया, 30S एंड 50S। लेकिन आपका जो पूरा राइबोसोम है, जो आपका पूरा राइबोसोम है, वो बन जाता है 70S का। दोनों को मिला के 30S प्लस 50S मिला के टोटल बन जाता है 70S। आप बोलोगे सर 80S बनना चाहिए, वैसा कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिकल एडिशन नहीं कर रहे हम, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे राइबोसोम में डिटेल में। अभी याद रखना ये कौन सा है, 70S राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम होता है। चलो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसको एक बार आप ड्रॉ करना अच्छे से, अपने हाथों से बनाना, सारी लेबलिंग आप खुद करना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलेंगे, चलिए। अब देखो, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा इज एसेक्सुअल, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिखेगा विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या, एक बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा इनटू 2, इसको मैं पेरेंट सेल बोल सकता हूं, और ये बन जाएंगे हमारे डॉटर सेल्स, ठीक है। और यहां पर माइटोसिस नहीं होने वाला है। माइटोसिस होने के लिए न्यूक्लियस होना चाहिए, फिर वहां पर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सेंट्रियोल्स वगैरह होते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो दिस इज नॉट माइटोसिस। डीएनए डबल हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, कैन यू सी, यहां पे डीएनए डबल हुआ, फिर वो डीएनए सेपरेट हुआ और अपना सेल डिवाइड हो गया। सिंपल ऐसे ही होता है, डायरेक्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। यहां पर आपको बर्डिंग भी दिखेगी, ये पेरेंट सेल हो गया और ये क्या है, छोटा सा बर्ड है। बर्ड बड़ा हो जाएगा, बाद में सेपरेट हो जाएगा, बराबर है। और वेरी रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो बाय कॉन्जुगेशन मेथड। तो जो कॉन्जुगेशन में, मुझे बताओ, मैंने आपको पाइलस के बारे में बताया था, या फिर पाइलाई, प्लूरल रहेगा तो पाइलाई। ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनना,
ये जो बैक्टीरिया का एक्सटेंशन दिख रहा है ये इसका क्या है, पाइलस है। अब ये क्या करता है, अपना पाइलस दूसरे बैक्टीरिया के अंदर टोच देता है एंड आपको दिखाई दे रहा है ये जो सर्कुलर है वो क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड ने अपना कॉपी बनाया, आपको 2 सर्कल दिख रहा है, एक छोटा उसके ऊपर एक और बड़ा। तो प्लाज्मिड ने क्या किया, अपना एक कॉपी बनाया। अब एक कॉपी ऐसे करके पाइलस के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा एंड मुझे बताओ इसके वजह से अगर अपना पहला बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस है तो दूसरे बैक्टीरिया के पास भी वो कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, एक तो इससे डीएनए को शेयर किया जा सकता है एक तरीके से एंड यहाँ पे वेरिएशन बढ़ेगा। ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी जो होती है उसके अंदर धीरे धीरे वेरिएशन भी आएगा बिकॉज ऑफ दिस। तो इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे गैमेट्स वगैरह मिल नहीं रहे हैं, जाइगोट नहीं बन रहा है, तो इसको मैं एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलूंगा, लेकिन दिस इज कॉन्जुगेशन जहाँ पे डीएनए का शेयरिंग होता है, जहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, प्लाज्मिड शेयर किया जाता है यहाँ पे। चलो, सो फार सो गुड, यहां तक की सारी बात समझ में आई। अच्छा, अभी देखो आपके किंगडम मोनेरा में मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या, शेप वाइज अगर मैं देखूं, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखूं, तो मुझे यहाँ पे 4 अलग अलग शेप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। एक होगा स्फेरिकल, गोल गोल रहेगा, जिसको मैं कॉकस बोलता हूं। ये जो शेप है ना इसको कॉकस बोला जाता है। एक रहेगा तो कॉकस, और बहुत सारे रहेंगे तो उसको मैं बोलता हूं, उसको मैं बोलूंगा कॉकाई। प्लूरल रहेगा तो कॉकाई। फिर रॉड शेप का जो रहेगा, एक रहेगा तो बैसिलस, क्या बोलेंगे, बैसिलस। और प्लूरल बहुत सारे रहेंगे तो उसको हम प्लूरल बैसिलाई बोलेंगे। चलो, फिर कॉमा और किडनी शेप्ड, इनको हम बोलते हैं विब्रियो। आपको दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे शेप का बना हुआ है, कॉमा शेप का, किडनी शेप का। एक रहेगा तो विब्रियो, प्लूरल बहुत सारे रहेंगे तो उनको हम बोलेंगे विब्रियोस। एंड स्पाइरल शेप का ऐसा रहेगा थोड़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे शेप का रहेगा तो उसको बोलेंगे स्पिरिलम। एक रहेगा तो स्पिरिलम, बहुत सारे होंगे तो स्पिरिला, स्पिरिला। ठीक है, तो 4 बेसिक शेप होते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के। चलो, यहां तक की सारी कहानी क्लियर है किंगडम मोनेरा की। अब देखो, अब हमने 3 डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कार्ल वूस का। उसने क्या बोला, एक कॉमन एंसेस्टर था, उसमें से एक तो बैक्टीरिया का डोमेन बना, बैक्टीरिया बने, एक तो आर्किया बने, आर्किया, और एक तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने जिसको हम यूकैरिया बोलेंगे। ऐसा 3 डोमेन है, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। अभी इसमें से आपका जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा में आएगा, आर्किया भी हम मोनेरा में ही लेंगे अभी। हालांकि डोमेन अलग है, अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, फिर भी दोनों को हम किंगडम मोनेरा में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्किया हैं स्पेशल हैं, अलग हैं, मजेदार हैं। दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, मतलब सादा सुदा एनवायरमेंट पसंद नहीं है ये लोग को, ये लोग को खतरनाक एनवायरमेंट में रहना है। इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। एक्सट्रीम मतलब क्या, खतरनाक, फाइल्स मतलब क्या, लव। ये जो फाइल, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है टू लव, तो इनको एक्सट्रीम एनवायरमेंट से प्यार है, एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। क्या नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, इनके पास होता है सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। अलग चीज होती है, अलग कंपाउंड्स होते हैं, अलग स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलेंगे सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे नीचे जो चित्र दिख रहे हैं ये जो है ये सब गर्म पानी भरा हुआ है, आपको दिख रहा है गर्म पानी भरा हुआ है, थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट भी रह सकता है, इसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग। और ये है वॉल्केनिक क्रेटर, मतलब जहां से वॉल्केनो दिख रहा है आपको, बराबर, जहां से आपको लावा दिख रहा है, ऐसे कंडीशंस में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, अब देखो
कौन से टाइप के आर्किया होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्किया? एक होते हैं हेलोफाइल्स जो हाई सैलिनिटी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां पर मतलब सलाइन एनवायरनमेंट, बहुत ही नमकीन एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहां पे ये लोग रहते हैं हेलोफाइल्स। फिर होते हैं थर्मोफाइल्स, ये आपको कहां मिलेंगे? हॉट कंडीशंस। थर्मो मतलब क्या? हीट। फाइल मतलब क्या? टू लव। दे लव हीट, दे लव हॉट कंडीशंस। तो हॉट स्प्रिंग हो गया, वॉल्केनिक क्रेटर हो गया। अच्छा, एसिडोफाइल्स भी होते हैं, एसिडोफाइल्स जो एसिडिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। और एक और होते हैं मिथेनोजेंस, दे लिव इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज मतलब कीचड़ वगैरह में रहते हैं। और इन द गट ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट मतलब क्या? जो एनिमल्स कैटल में आते हैं, काउ हो गया, बफेलो हो गया, इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, उनके पेट में, उनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। अब ध्यान से सुनना, मीथेनोजेन, मिथेनोजन का आगे भी फुल फॉर्म है मिथेनोजेनिक आर्किया। मिथेनोजेनिक का मतलब होता है, मिथेनो मतलब मीथेन, मीथेन गैस समझते हो आप, CH4 एंड जेनिक का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मीथेन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सुनो, मान लो हमारी जो गाय है उसने घास खाया, घास में क्या था? सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज का डाइजेशन हुआ। देखो गाय के स्टमक में, गट में और भी बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे एंजाइम्स। तो वहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है गट में। और ये जो मिथेनोजन है, ध्यान से सुनना, हमारे जो मिथेनोजन है, मिथेनोजन, वो क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके ये लोग CH4 बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारी जो गाय है उसके पेट में CH4 बना, गैस बनी, तो वो गैस किधर जाएगी? या तो वो डकार मारेगी या तो पीछे से करके गैस बाहर आएगी, ठीक है। तो या तो डकार मारने को बोलते हैं बेल्चिंग, डकार मारेगी, या तो फिर पीछे से फ्लैट्यूलेंस, क्या बोलते हैं? फ्लैट्यूलेंस, फार्ट करना, ठीक है, पादना, पाद देगी। तो ये होते हैं मिथेनोजन एंड ये बायोगैस प्लांट के अंदर भी होते हैं, वहां पर भी वो लोग सेम काम करते हैं। सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन जब होगा तो हाइड्रोजन CO2 बनता है, उसको कंबाइन करके ये लोग CH4 बनाते हैं। तो ये लोग सेम चीज एक बायोगैस प्लांट के अंदर भी करते हैं। सिंपल यहां पे लिखना चाहूंगा एक बार, वाटर और CO2 को लेके ये लोग क्या बनाते हैं? CH4 बनाते हैं, ठीक है। सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ आर्किया क्लियर हो गया। चलो इसके बाद मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा? आर्किया देखा, आर्किया के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, ये जो EU लिखा है ना, इसका मतलब होता है ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया। मतलब हमने जिसका स्ट्रक्चर देखा ना पूरा, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकोकैलिक्स बनाया, सेल मेम्ब्रेन, वो हम ट्रू बैक्टीरिया के बारे में ही बात कर रहे थे। वो जो पूरा हमने स्ट्रक्चर देखा वो ट्रू बैक्टीरिया का ही था, ठीक है। उसके बाद हमने छोटा सा आर्किया का टॉपिक देखा, खत्म हुआ। उसके बाद हम यू बैक्टीरिया, उसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, मतलब इनका सेल वॉल किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन का। इनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बनता है, ठीक है। अब यहां पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया। क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो ग्रीन कलर के दिखते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, क्रोमेटियम, क्रोमेशियम या क्रोमेटियम, आपको जैसे बोलना है बोलो। इनको बोलते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये पर्पल कलर के दिखते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं पता है? मुझे आप एक फोटोसिंथेसिस का जनरल इक्वेशन बताओ। फोटोसिंथेसिस, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है कि CO2 एटमॉस्फेयर से आया, वाटर जो है वो सॉइल से आया, ऊपर से सनलाइट मिली, क्लोरोफिल मिला, है ना, उसके बाद C6H12O6 ये बना, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो इन जनरल फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तो बनता है तुम्हारा,
साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक मतलब क्या, जहां पर ऑक्सीजन बनता है। अब हमारे ये जो दोनों सल्फर बैक्टीरिया हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये लोग वाटर यूज नहीं करते। ये लोग क्या यूज करते हैं मालूम है, ये लोग H2S यूज करते हैं। बिकॉज दे आर यूजिंग H2S, ये लोग ऑक्सीजन नहीं बनाते, दे डोंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो ये लोग का फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, एन ऑक्सीजेनिक। इनका फोटोसिंथेसिस होता है एन ऑक्सीजेनिक, जहां पर ऑक्सीजन नहीं बनता। तो सर क्या बनता है, इनके अंदर बनता है, इनके अंदर बनता है सल्फर ग्रैन्यूल्स। क्या बनते हैं, सल्फर ग्रैन्यूल्स, जो इनके सेल के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं बनाते, इनका फोटोसिंथेसिस एन ऑक्सीजेनिक होता है। ये लोग सल्फर के ग्रैन्यूल्स बनाते हैं जो सेल के अंदर ही स्टोर होते हैं। इज दिस वेरी क्लियर, सो फार सो गुड, समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर एक और टाइप के बैक्टीरिया हैं कीमोसिंथेटिक, जो मैंने आपको बताया कीमो ऑटोट्रोफ्स, ये मैंने आपको बताया था कीमो ऑटोट्रोफ्स, जो क्या करते हैं, केमिकल्स की एनर्जी को यूज करेंगे खाना बनाने के लिए। ये लोग लाइट यूज नहीं करते, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, कीमोसिंथेटिक है। केमिकल एनर्जी, दे विल यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। ये बात आप याद रखना, ये होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एग्जांपल दिया है सल्फर बैक्टीरिया, एग्जांपल दिया है सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, चलो तो दो बात हो गई, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। अच्छा, फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पे ग्रुप है जिनको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गे, बीजीए। बट ये एक्चुअली में एल्गे नहीं है, ये है तो बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये भी ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, ये बैक्टीरिया आपस में ऐसे ज्वाइंट हो के चेन बनाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ज्वाइंट हो के चेन बनाते हैं। तो ये आपको कैसे दिखते हैं, मल्टी सेल्यूलर दिखते हैं और फिलामेंटस दिखते हैं। फिलामेंट मतलब लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कैन यू सी। वैसे ये एक बैक्टीरिया ही है, सिंगल सिंगल क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन चेन बना के, कॉलोनी बना के रहते हैं, तो ये आपको मल्टी सेल्यूलर दिखते हैं और फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया हैं ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ऑब्वियसली। ये फोटोसिंथेटिक है और इनकी फोटोसिंथेसिस कैसी होती है, ऑक्सीजेनिक, मतलब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसके पहले हमने बोला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन नहीं बनाते थे। ठीक है, ये अपने साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजेनिक है। चलो, सो फार सो गुड, एकदम क्लियर है। अच्छा, कहां मिलेंगे, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। इस तरह से पानी के ऊपर आपको फ्लोट होते हुए ग्रीन ग्रीन कलर दिखता है, वो बेसिकली ज्यादातर क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, चलो फिर बॉडी इज कवर्ड बाय अ म्यूसिलाजिनस शीथ। आपको इनके ऊपर ऐसा एक कवरिंग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है म्यूसिलाजिनस शीथ। शेमबुड के जैसा होता है, स्लाइमी लेयर होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक, अगर इसको पानी में फ्लोट होना है तो फ्लोटेशन में हेल्प करता है, फ्लोटेशन। दूसरा, इसको कहीं पे पत्थर पे चिपकना है, कहीं पे सरफेस पे चिपकना है तो अटैचमेंट लिखो चलेगा, अटैच होने के लिए, कहीं पे स्टिक होने के लिए हेल्प करता है। तीसरा, हमारे साइनोबैक्टीरिया को वो ड्राई होने नहीं देता कभी भी। ठीक है, हमेशा मॉइस्ट रखेगा, मतलब वो कैसा होता है, स्लाइमी लेयर होता है। ठीक है, शेम्बुड जैसा होता है, तो हमारे साइनोबैक्टीरिया को हमेशा कैसा रखेगा, स्लाइमी रखेगा। तो प्रिवेंट ड्राइंग और दूसरे कोई एनिमल्स इसको खा ना जाए इजीली, तो एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है ताकि दूसरे एनिमल इसको अटैक ना करे, खाए ना। तो ये म्यूसिलाजिनस शीथ बहुत सारे काम करता है। ठीक है, शेम्बुड जैसा होता है। चलो, इसके बाद इसके अंदर कौन से पिगमेंट है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए मिलेगा, क्लोरोफिल बी मिलेगा,
है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर का होता है, लाइट को कैप्चर करता है, लाइट के एनर्जी को कैप्चर करता है एंड बाद में फोटोसिंथेसिस होता है। कैरोटीन्स ऑरेंज कलर के होते हैं। कैरोटीन्स भी पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ज़ैंथोफिल्स येलो कलर के होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इनके पास, चलो इतना तो समझ में आ गया। अभी इनके पास कुछ स्पेशल सेल होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। कैन यू सी, ये वाला, ये वाला, इनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने का, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब एक बात बताओ, आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस। ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अपना प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, अपना साइनोबैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मुझे इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अमोनिया या फिर नाइट्रेट्स NO3 या फिर नाइट्राइट्स NO2। तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे इनटू सम इनऑर्गेनिक फॉर्म ताकि हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएं और उसको यूज कर पाएं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे स्पेशली कौन करता है, हेटेरोसिस्ट करता है। सर इससे क्या फायदा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन से? आपको पता है जो भी प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड, बराबर। अब ये अमीनो का मतलब क्या होता है, NH2। NH2 में नाइट्रोजन है ना, तो जो भी प्रोटीन बनाना है उसके लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन लाना पड़ेगा कहीं से, कहां से लाएंगे, एटमॉस्फेयर से लाएंगे। कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, उसको कन्वर्ट करके। इज दिस वेरी क्लियर? ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया? ये था साइनोबैक्टीरिया का कहानी। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स अबाउट साइनोबैक्टीरिया। चलो फिर हेटेरोट्रोफिक जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफिक, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? ये है मोस्ट एबंडेंट टाइप, मतलब सबसे ज्यादा टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रोफिक है, एबंडेंट है। दे एक्ट एज डीकंपोजर, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपल मैटर, डीकंपोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। दे कैन बी एनेरोबिक, एनेरोबिक भी हो सकते हैं, एरोबिक भी हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलाई एग्जांपल दिया है जो योगर्ट फॉर्मेशन, चीज फॉर्मेशन में यूज करते हैं, ठीक है। सम कैन फिक्स नाइट्रोजन, एजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। वैसे ही ये आपको दिख रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ताकि अपना प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये एजोटोबैक्टर को ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज करते हैं, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। दे आर यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको हम एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज करते हैं। इन्वॉल्व इन कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग मतलब क्या, ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन। डिग्रेडिंग ऑयल, ये भी हमने देखा था। कौन सा बैक्टीरिया होता है, सूडोमोनास, सूडोमोनास होता है। अल्कैनीवोरैक्स होता है, अल्कैनीवोरैक्स, ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। ऑयल का ब्रेकडाउन, ऑयल स्पिल अगर हो गया समुद्र में तो उसका भी ऑयल का ब्रेकडाउन ये लोग कर सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया बायो रिमेडिएशन। बायो मतलब क्या, बायो मतलब लिविंग, और रिमीडिएशन मतलब क्या, टू रिमूव द टॉक्सिन्स इन द एनवायरमेंट। ये जो ऑयल है वो भी एक प्रकार का टॉक्सिन है ना, इसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो ये क्या हो गया, बायो रिमीडिएशन हो गया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मदद से हम एनवायरमेंट में जो भी पोल्यूशन है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको हम रिमूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बायो रिमीडिएशन, ठीक है। चलो तो यहां पे आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है, कंपोस्टिंग हो रही है। कंपोस्टिंग मतलब क्या, फर्टिलाइजर बनाना, बायो फर्टिलाइजर बनाना, ठीक है। एंड सम आर पैथोजेनिक, मतलब क्या, डिजीज कॉज करते हैं, जैसे टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, ये सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। चलो सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। एंड लास्टली बात करेंगे अबाउट समथिंग कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये अलग चीज है, लेकिन इसको भी किंगडम मोनेरा के अंदर डाला हुआ है। ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके पास क्या होता है, इसके पास एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, मतलब एक
जैसे हमारी फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन होती है वैसी एक सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके पास कुछ थोड़े थोड़े प्रोटीन्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, थोड़े राइबोसोम्स हैं, थोड़ा डीएनए है, थोड़ा आरएनए है, बस सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, याद रखना ये बात। सम ऑफ देम आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अब इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंट टू सम एंटीबायोटिक्स, जैसे कि आपको पता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या करती है, जब पेनिसिलिन किसी बैक्टीरिया को मारने जाती है, आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने आपको पेनिसिलिन दिया, तो पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल को, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसको ब्रेक करती है एंड बाद में बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है, आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं है, सेल वॉल ही नहीं है, तो आप इसको पेनिसिलिन से नहीं मार सकते। हाँ, दूसरे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिससे आप इनको मार सकते हो, लेकिन बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इनके ऊपर काम नहीं करते, सच एज पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, ये लोग क्या करते हैं, सेल वॉल को अटैक करते हैं, इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये इन एंटीबायोटिक से नहीं मरता, इट इज रेजिस्टेंट टू दीज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इतना ही आपको बताना है अबाउट माइकोप्लाज्मा। ये भी डिजीज कॉज करते हैं अपने अंदर, कुछ कुछ प्रकार के डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी कुछ प्रकार के डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स एवरीथिंग अबाउट किंगडम मोनेरा। आई होप लेक्चर वाज इंफॉर्मेटिव, सारी बातें समझ में आई, लेक्चर वाज क्लियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, एक बार ड्रॉ कर लेना, प्रोकैरियोटिक सेल बेसिक उसका इंफॉर्मेशन समझ लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।